कश्मीर मामले को कैसे हैंडल किया जाए, इस पर हर किसी के अपने अपने विचार हो सकते हैं। कोई आदमी किसी को रोक नहीं सकता सोचने से। वो कुछ भी सोच सकता है, लेकिन वैसा ही सोचना चाहिए जो देश के हित में हो, जो लोगों के हित में हो, जिससे अपना देश आगे बढ़े, न कि बहुत ज़्यादा पीछे चला जाए। एक समाधान यह था कि कश्मीर को भारत के साथ और अधिक एकत्रित किया जाए, स्थानीय अर्थव्यवस्था में सुधार किया जाए, युवाओं के लिए अवसर पैदा किया जाए और उम्मीद किया जाए कि बेहतर जीवन की संभावनाओं के साथ वह उग्रवाद को खत्म कर देंगे या खत्म हो जाएगा। 2019 से यह प्रयास किया भी जा रहा था, जब अनुच्छेद 370 को निरस्त किया गया था और कश्मीर को भारत के साथ और अधिक जोड़ने के लिए कई नीतियां बनाई गई थी। कोई भी इस बात से इनकार नहीं कर सकता कि उस क्षेत्र में बहुत सारी प्रगति भी हुई थी। पर्यटन बढ़ा था, निवेश बढ़ा था, बुनियादी ढांचों का विकास हुआ था। कश्मीर घाटी पिछले साल हुए 2 चुनावों के दौरान भी काफ़ी हद तक शांतिपूर्ण रही थी। लेकिन पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले की घटना से पता चलता है कि देश के दुश्मन इन सभी से बहुत ज़्यादा हताश थे। उन्हें इसमें खलल डालने का एक यही उपाय सूझा कि बहुत सारे लोगों को जो घाटी में गए हैं खुशी मनाने के लिए, उनको लहूलुहान कर दिया जाए। और यही कारण है कि हमें इस घटना पर अपनी प्रतिक्रिया में सावधान रहना चाहिए, क्योंकि शत्रुओं ने हमेशा एक निश्चित प्रतिक्रिया प्राप्त करने के लिए ही ऐसा किया था। और हमें ये भी सावधान रहना चाहिए कि हम उनके झांसा में नहीं आए। रिपोर्ट बताती है कि पाकिस्तानी फौज वहां की आवाम के बीच लोकप्रियता खो रही थी। इसमें लोकप्रिय नेता इमरान खान की गिरफ्तारी का भी योगदान है। दूसरे, हमें यह भी समझना चाहिए कि जब कोई ऐसा हादसा होता है तो उस पर हमारी तत्कालिक प्रतिक्रिया भावनात्मक होती है। हम दुश्मन से प्रतिशोध लेना चाहते हैं और उन्हें इससे भी कड़ी चोट पहुंचाना चाहते हैं। लेकिन क्या होगा अगर दुश्मन का भी इरादा यही हो? क्या हो अगर वो भी ठीक यही चाहता हो कि दोनों देशों के बीच जो संघर्ष है उसको भड़का दिया जाए? पाकिस्तान की फौज का मंसूबा यह सुनिश्चित करना भी हो सकता है कि मंडरा रहे युद्ध के खतरे के साथ वह पाकिस्तान में और ज़्यादा प्रभावी और प्रासंगिक हो जाए। तो आर पार के युद्ध की स्थिति में किसी देश में और उसकी सेना से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भला और क्या हो सकती है। और यही कारण है कि अगर हम भावनात्मक के बजाय तर्कसंगत प्रतिक्रिया करेंगे तो यह बेहतर होगा। तर्कसंगत प्रतिक्रिया ज़्यादा तीखी और दीर्घकालिक होती है, हालांकि विशेष रूप से टीवी चैनलों के लिए कम मनोरंजक होती है, क्योंकि उनको युद्ध चाहिए। लोगों को मरना जीना दिखाना ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि टीआरपी मिलता है उसमें। हम पहले ही अपने 26 लोगों को खो चुके हैं। इसमें कई 100 और हजारों लोगों की खोने की जरूरत नहीं है, जो कि दोनों तरफ से जंग छिड़ने पर अनिवार्य रूप से होगा। ऐसा करके हम पाकिस्तानी फौज के जाल में फंस जाएंगे और उसे मनचाहा महत्व देंगे और कश्मीर समस्या का समाधान भी नहीं होगा। दूसरी तरफ एक तर्कसंगत प्रक्रिया दूरगामी और व्यापक होगी। इसमें पाकिस्तान पर आर्थिक प्रतिबंध लगाने, उसके खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय लामबंदी करने सहित दूसरे तमाम तरीकों से पाकिस्तान का घेराव करना शामिल है। जैसे कि दुनिया को यह बताना कि पाकिस्तान का मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट कैसे विश्व शांति के लिए खतरा है, कैसे वह उत्तर कोरिया के तरह परमाणु हथियारों से लैस लेकिन खतरनाक और अलग थलग। पाकिस्तान में बलूच आंदोलन जैसे अन्य विद्रोहियों का खुलेआम समर्थन करना, फौज के खिलाफ नैरेटिव को वहाँ के लोगों में मजबूत करना और इसके साथ ही भारत की अपनी हिंदू मुस्लिम एकता, कश्मीर की आर्थिक पुनरुद्धार योजनाओं पर पहले ही ज़्यादा जोर देना। दूसरे शब्दों में वो सब करना जो पाकिस्तानी फौज हरगिज नहीं चाहती है। क्या तर्कसंगत प्रतिक्रिया केवल शांतिपूर्ण प्रतिक्रिया होती है? जरूरी नहीं है। भारत को कुछ टारगेटेड रिस्पांस भी करना चाहिए, खासतौर पर पाक सेना के ठिकानों पर, ताकि इस बात पर जोर दिया जाए कि हमारे निशाने पर हमलावर हैं, आम लोग नहीं। जबकि अगर हमला फौजी ठिकानों पर नहीं होता है तो इसके पाकिस्तान के लोगों को लगेगा कि भारत उन्हें निशाना बना रहा है और वो फौज को अपने रक्षक मानकर अपने आप ही उसके पीछे लामबंद हो जाएंगे। पाकिस्तानी फौज तो यही चाहती है और हमें वह बिल्कुल नहीं करना है जो वो चाहते हैं।